नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के उस चमकते सितारे की जिनके बिना हमारा साहित्य बस अधूरा है। हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी की। वो सिर्फ एक कवयित्री नहीं थी, बल्कि सही मायनों में विमेन्स एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी आवाज थी। इस पूरी चर्चा में हम उनके जीवन के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी शुरुआत से वो भारतीय समाज और साहित्य के शिखर तक पहुंची। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार यात्रा पर निकलते हैं। अब सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि उन्हें आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है। सोचिए, जो जगह भक्ति काल में मीराबाई की थी, वही गहरी पीड़ा, वही करुणा और संवेदना महादेवी जी की कविताओं में झलकती हैं। और हाँ, अगर हम छायावादी युग की बात करें तो भाई महादेवी जी के बिना छायावाद का तो जिक्र ही नहीं हो सकता। वो इस युग का एक बहुत ही मजबूत, एकदम फाउंडेशनल पिलर थी। उनकी लेखनी ने रहस्यवाद और प्रकृति प्रेम को एक बिल्कुल ही नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। अब जरा उनकी शुरुआत पर नजर डालते हैं। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ था। लेकिन पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जिस दिन उनका जन्म हुआ, उस दिन होलिका दहन था। रंगों का और बुराई पर अच्छाई की जीत का वो पावन पर्व। और देखा जाए तो उनका पूरा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही रहा, समाज की कुरीतियों को मिटाना और साहित्य में नए खूबसूरत रंग भरना। मतलब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? कितनी शानदार और प्रतीकात्मक शुरुआत है। खैर, किसी भी इंसान के व्यक्तित्व पर उसके माता पिता का सबसे ज्यादा असर होता है, और महादेवी जी के मामले में भी बिल्कुल यही हुआ। उनके घर का माहौल बड़ा ही कमाल का था। एक तरफ उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी थे, जो एक कॉलेज प्रोफेसर थे, यानी एकदम अनुशासन और पढ़ाई लिखाई वाला माहौल। और दूसरी तरफ उनकी माताजी हेमरानी देवी जी, जो ईश्वर में गहरी आस्था रखती थीं और उन्हें संगीत से बड़ा लगाव था। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ विद्वता और तर्क, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिकता और संगीत की मधुर लय। इन्हीं दो एकदम अलग विचारधाराओं के शानदार संगम से महादेवी जी का वो अद्भुत व्यक्तित्व निखरकर सामने आया। तो चलिए देखते हैं कि घर की इस मजबूत नींव ने आगे चलकर उनकी पढ़ाई लिखाई को कैसे आकार दिया। उनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर के बड़े ही जीवंत माहौल में हुई। इसके बाद ज्ञान की उनकी ये भूख उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय तक ले गई, जिसे आज हम सब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वहां से उन्होंने संस्कृत में एमए की डिग्री हासिल की। और सच कहूं तो संस्कृत और उसके प्राचीन साहित्य की इसी गहरी समझ ने उनकी हिंदी को इतना शुद्ध, इतना असरदार बनाया। उनकी कविताओं में जो दार्शनिक गहराई हमें बांध कर रखती है ना, उसकी असली जड़ें इसी ठोस एजुकेशन में छिपी हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है, जो शायद हर किसी में देखने को नहीं मिलती। उनके जीवन में हमें दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन मजबूत स्तंभ दिखाई देते हैं। एक तरफ उनका वो अंदरूनी बेहद भावुक संसार है, वही काव्यगत रहस्यवाद जिसमें वेदना है, करुणा है। लेकिन जरा रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ अपनी कविताओं की दुनिया में ही खोई रहती थीं। इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ उनका एकदम प्रैक्टिकल, एक्शन से भरा रूप था। उनका सामाजिक कार्य, वो नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम कर रही थी। मतलब अंदर से वो जितनी संवेदनशील थी, बाहर से समाज में बदलाव लाने के लिए वो उतनी ही बड़ी योद्धा भी थीं। और उनके इसी प्रैक्टिकल अप्रोच का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना। उन्होंने विमेन्स एजुकेशन को सिर्फ भाषणों या किताबों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बाकायदा महिलाओं की शिक्षा के लिए इस संस्थान की नींव रखी। और बात सिर्फ संस्था बनाने तक खत्म नहीं हुई, वो खुद मोर्चे पर खड़ी रहीं और लंबे समय तक वहां की प्रधानाचार्य के तौर पर काम किया। उन्होंने ये बहुत अच्छे से समझ लिया था कि महिलाओं को सच में सशक्त बनाने का सबसे मजबूत हथियार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उनके विजनरी होने का सबसे बड़ा सबूत है। अब अगर हम उनकी साहित्यिक प्रतिभा की बात करें तो भाई नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीप शिखा और वो मास्टरपीस यामा, ये कुछ ऐसे काव्य संग्रह हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के खजाने को हमेशा के लिए भर दिया। सच कहूं तो इन रचनाओं के बिना हिंदी के छायावादी युग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर एक किताब मानवीय भावनाओं और जीवन के गहरे अर्थों से लबालब है। ये सिर्फ शब्द थोड़े ही हैं, ये तो उनके जीवन के वो अनुभव हैं जिन्हें उन्होंने बड़ी ही बारीकी से पन्नों पर उतारा है। उन्हें आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है, ये बात इन किताबों को पढ़ते ही एकदम साफ हो जाती है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ कविताएं लिखती थीं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उनकी लेखनी का जादू,
उनके गद्य और संस्मरणों में भी उतना ही दमदार है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, इन रचनाओं को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो शब्दों से कोई चलती फिरती फिल्म बना रही हों। उन्होंने अपने आसपास के समाज का, हाशिए पर रहने वाले लोगों का और यहाँ तक कि जानवरों का भी इतना सजीव चित्रण किया है कि वो आज भी एकदम असली लगते हैं। उनकी नज़र कितनी पैनी और करुणा से भरी थी, ये रचनाएं उसी का साक्षात प्रमाण हैं। और देखिए, जब कोई अपना पूरा जीवन ऐसे महान कार्यों में लगा दे तो देश भी उन्हें सिर आंखों पर बिठाता है। भारत ने उनके इस विशाल योगदान को पूरे दिल से सराहा। उनके सबसे चर्चित काव्य संग्रह यामा के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये साहित्य की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाम है। इसके अलावा साहित्य में उनके जीवन भर के इस अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया, जो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये इस बात की गवाही है कि उनके काम ने पूरे देश की आत्मा को छुआ था। तो चलिए उनके जीवन की इस पूरी यात्रा को एक बार फिर से एक साथ जोड़कर देखते हैं। 1907 में होलिका दहन के शुभ दिन फर्रुखाबाद में उनका जन्म होना, फिर मध्य 1900 का वो शानदार दौर जब उन्होंने अपनी कलम से छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में अपनी जगह पक्की की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके समाज सुधारक के रूप में सामने आईं, और फिर 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में 80 वर्ष की उम्र में उनका इस दुनिया से विदा लेना। ये पूरे 80 साल का सफर सिर्फ एक जीवन नहीं था, बल्कि कला और समाज सुधार को समर्पित एक पूरा का पूरा युग था। आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। आज की इस सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में महादेवी वर्मा जी के वो गहरी करुणा, वो संवेदना और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके उस निस्वार्थ समर्पण की मशाल को आखिर आगे कौन ले जा रहा है? क्या आज का हमारा समाज और हमारी शिक्षा व्यवस्था सच में उनके दिखाए हुए उस रास्ते पर चल रही है? आधुनिक मीरा ने तो अपना काम बखूबी किया, लेकिन अब ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम सोचें कि उनके इन शानदार आदर्शों को हम आज कैसे जिंदा रख सकते हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।